नमस्कार मेरे प्रिय बहनों और भाइयों। अभी हमारे देश में राजनीतिक लोकतंत्र है और बाहर के देशों में भी, विदेश में भी या तो राजनीतिक लोकतंत्र है या कम्युनिस्ट पार्टी का अधिनायक तंत्र है या व्यक्ति अधिनायक तंत्र है। यही तीन तरह की मुख्य धाराएं चल रही हैं। और राजनीतिक लोकतंत्र में जो फ्रांस का राजनीतिक लोकतंत्र है, वहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ के जो सांसद होते हैं वे चुनते हैं, और मैंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अमेरिका में, और फ्रांस में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो श्री प्रभात रंजन सरकार ने कहा है कि अगर राजनीतिक लोकतंत्र को सफल होना है तो उसके सफलता के तीन मुख्य सूत्र हैं। एक तो जो 51% आबादी है जो वोट देती है, उसमें कम से कम 3 गुण होने चाहिए, और जितने भी गुण हो लेकिन बुनियादी स्तर पर 3 गुण होने चाहिए। एक तो उसके अंदर नैतिकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नैतिकवान ही व्यक्ति नैतिकवान को चुनेगा। दूसरे की शिक्षा, 51% जनता को कम से कम शिक्षित होना ज़रूरी है। और शिक्षा से यहाँ उनका तात्पर्य केवल वर्ण या अक्षर के या जो स्कूलों में कॉलेजों के सिलेबस से जो पढ़ाई होती है मात्र उसकी शिक्षा नहीं, बल्कि शिक्षा का यहाँ अभिप्राय यह भी है कि उसके अंदर विवेक की क्षमता हो, अच्छे और बुरे को अलग करने की उसके अंदर क्षमता आ गई हो। जैसे नीर क्षीर विवेक कहा जाता है हंस के बारे में, कि पानी कितना भी मिला दिया जाए दूध में, लेकिन हंस दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। तो उसी तरह से एक सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उनके अंदर ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको शिक्षित होना, कि और शिक्षा का मतलब वही विवेक, जागृत विवेक जिसको कह सकते हैं, वो होना, ताकि वो भेद कर सके कि ये उम्मीदवार हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए सही है या गलत है। और जो तीसरी चीज़ है सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, सामाजिक राजनीतिक चेतना, कि इस पार्टी का आदर्श या इस व्यक्ति का आदर्श, इसके चुनावी वादे व्यवहारिक हैं या केवल चुनाव में वोट लेने के लिए ये वादे कर रहा है, लोक लुभावन वादे कर रहा है। तो इसलिए 3 मुख्य तत्व किसी भी राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो या वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो। हालांकि श्री प्रभात रंजन सरकार ने अमेरिका के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है, इसीलिए उसके चुनाव को चुनौती देने की बात नहीं होती है, और वह अपने मन मुताबिक लोगों को चुनता है, जो उसके विभिन्न जो परराष्ट्र विभाग को देखते हैं, जो शिक्षा विभाग को देखते हैं, वित्त विभाग को देखते हैं, वे सेक्रेटरीज कहे जाते हैं। और इसमें जो फ्रांस का जो गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट है, वो जो सांसद चुने जाते हैं उनके द्वारा वो नियुक्त होता है, उनके मेजॉरिटी से नियुक्त होता है। तो उन्होंने ये भी कहा है, श्री प्रभात रंजन सरकार ने, कि अमेरिका का प्रेसिडेंशियल फॉर्म बेटर है विथ सम सोशल कंट्रोल्स। उसमें कुछ सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए जो अभी नहीं है सामाजिक नियंत्रण। तो कुछ कानूनी नियंत्रण तो है, जिसके कारण रिचार्ड निक्सन के विरुद्ध उस वक्त के एक जिला जज ने भ्रष्टाचार के आरोप को सही पाया और उनको पदत्याग करना पड़ा। लेकिन एक सोशल कंट्रोल भी ज़रूरी है, कि सामाजिक चेतना लोगों में हो, कि वो अगर आवाज़ उठाते हैं कि यह व्यक्ति हमारे लिए ठीक नहीं है, या जो जनता पर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध वो
आवाज़ उठाते हैं तो सरकार उसको मानने को बाध्य हो। इस तरह की चीज़ कोई अमेरिका में नहीं है। जो सरकार सीनेट में कोई बिल पास हो गया तो सबको मानना है और जनता वहाँ पर विवश होती है। हालांकि उसी जनता ने प्रेसिडेंट को चुना है, लेकिन उस जनता का प्रेसिडेंट पर कोई अधिकार नहीं रहता है कि वो प्रेसिडेंट को अपदस्थ कर सके। कानूनी कोई अधिकार रहता है, लेकिन सिर्फ प्रभात रंजन सरकार के अनुसार इस जनता को आवाज़ को सरकार को दबाना नहीं चाहिए और उसकी आवाज़ को महत्व देकर उसके अनुसार काम करना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में भी राजनीतिक लोकतंत्र है और इसकी सबसे बड़ी कमी तो यही है कि यहाँ पार्टी लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र नाम से ही है। पार्टी में भी अगर कोई विधायक चुने गए, पार्टी की मेजॉरिटी है, तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जिसको चुन दे वो मुख्यमंत्री हो जाए, या पार्टी का जो अध्यक्ष है वो जिसको चुन दे वही हमारा मुख्यमंत्री हो जाए। तो इस तरह की चीज़ जो होती है लोकतंत्र में होना स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। क्योंकि जब विधायक चुन के आए हैं तो उनका जो मन जिसको चाहता है उसके बहुमत से उसका चुनाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रायः मैंने देखा है कि भारतवर्ष में नहीं होता है। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है इस पार्टी लोकतंत्र में कि अगर पार्टी ने किसी को मनोनीत कर दिया अपने उम्मीदवार के रूप में, तो जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्थक हैं, सहानुभूति रखने वाले हैं, उनको उस पार्टी को वोट देना है, उस कैंडिडेट को वोट देना है, चाहे वो उम्मीदवार कैंडिडेट जितना भी घटिया हो, जितना भी वो आचरण से निम्न कोटि का हो, जितना भी वो दुराचारी हो, लेकिन चूँकि पार्टी ने उसको वहाँ पर रखा है उम्मीदवार के रूप में, तो उसको वोट देना है। ये एक रबर स्टैम्प की तरह यहाँ पार्टी लोकतंत्र हो जाता है कि आदमी की गुणवत्ता को महत्व नहीं है, व्यक्तित्व की मर्यादा को महत्व नहीं है। महत्व है कि पार्टी, ये पार्टी का है, इसको वोट देना है, इसको जिताना है। और इस पार्टी तंत्र की एक और सबसे बड़ी कमी मैं देखता हूँ कि पार्टियों में गठबंधन होते हैं बहुत। ये गठबंधन इसलिए होते हैं कि चुनाव जीतना है, सत्ता में आना है। राजनीति सत्ता की राजनीति है, यहाँ सेवा की राजनीति बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में एक प्रदेश में चुनाव हुआ तो दो पार्टियों के गठबंधन ने चुनाव जीता। अब उसमें एक पार्टनर जो थे पार्टी के गठबंधन के, उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनको दूसरे पार्टनर ने इनकार कर दिया कि नहीं, हमारा जो मुखिया होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस आपस के अंतर्द्वंद के कारण फिर दूसरे पार्टियों को मौका मिला और उन्होंने उस पार्टी को जिसका चाहता था कि उसका मुखिया मुख्यमंत्री हो, उनको कहा कि हाँ, हम मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार से वह अन्य पार्टियों की मदद से मुख्यमंत्री बन गया। और जो पार्टी, हालांकि उसके विधायक ज़्यादा थे, लेकिन जब यहाँ पर अन्य पार्टियाँ मिल गई कम विधायक वाले पार्टी से, तो इन लोगों का बहुमत हो गया और उसके मुख्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। अब इतने पर भी संतोष नहीं हुआ जो दूसरे पार्टी वाले हैं, जिनके मन में था कि नहीं, हमारे पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, तो उन्होंने ऐसे तिकड़मबाजी की कि उन्होंने अपने पार्टनर को तोड़ना शुरू किया, उसके पार्टी के उम्मीदवारों को, विधायकों को तोड़ना शुरू किया और तोड़ करके हर तरह की तिकड़मबाजी का उपयोग करके और अंत में उनको गिरा दिया शासन से और स्वयं जो है सो फिर मुख्यमंत्री बन गए। जो उनके मनपसंद थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस तरह का जो पार्टी तंत्र में और वर्तमान राजनीतिक लोकतंत्र में जो छीना झपटी होती है, जो लोकतांत्रिक तरीके से वास्तव में कोई काम नहीं होता है, वो तो एक तानाशाही ही रहती है पार्टी की,
पार्टी अध्यक्ष के या पार्टी के केंद्रीय समिति की, जिसके कारण जो अंदरूनी लोकतंत्र है वो पूरी तरह जख्मी है, वो पूरी तरह से प्रभावहीन है। और मैं कह सकता हूँ कि यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी असफलता है। भारतवर्ष में 2500 वर्ष पहले जो लिच्छवियों का लोकतंत्र था, उसमें केवल लिच्छवियों को ही माने उनको ही वोट देने का अधिकार था, सबको नहीं था। केवल जो लिच्छवी थे वो वोट देते थे। तो शासन व्यवस्था बहुत परफेक्ट थी, उसमें किसी तरह के दोष अवैध नहीं थे, क्योंकि ये लिच्छवी बड़े जागरूक थे और वो लोगों के हित के बारे में सोचने में कोई राग द्वेष का परिचय नहीं देते थे। वो आंतरिकता का, अपने सहानुभूतिपूर्वक संवेदना का परिचय देते थे। लेकिन आजकल तो संवेदनहीन सरकारें चारों तरफ हम देखते हैं, जनता की आवाज़ कुछ है और सरकार कुछ और कर रही है। इसलिए पार्टी तंत्र को भी, अगर दलगत राजनीति वाले पार्टी तंत्र को तो हमें तिलांजलि ही देनी पड़ेगी कि जब तक दल रहेंगे तब तक क्षुद्र स्वार्थ की कालिमा को हम लोग नहीं धो सकते हैं। वहाँ पर पार्टी को किसी तरह से हमको शासन में लाना है और उसके लिए हर तरह के अनैतिक प्रयासों को किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ी जो कमी है, माने कमियों में भी जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि एक तो हम देखते हैं कि जो मतदाता है तो वो 100% तो सभी वोट देने जाते नहीं हैं। अधिकांश का हम पाते हैं, अधिकांश जगहों पर कहीं कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन पाते हैं कि 50% से कम ही वोट होता है। 40% हुआ, 45% हुआ, लेकिन 50% से वोट कम ही होता है। 51% या 55%, 60% बहुत कम, इक्के दुक्के कहीं हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश में 50% से कम होता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि उस 50% से कम में मान लीजिए 45% वोट पड़ा, अब उसमें 20 उम्मीदवार खड़े हैं। अब 20 उम्मीदवारों में इस 45% वोट बट गया और जो उम्मीदवार मेजॉरिटी लाया, मतलब कि जिसको समझिए 20% वोट आया, लेकिन बाकी उम्मीदवार में किसी को 10%, किसी को 5%, किसी को 15%, तो ये 45% में जो 20% लाया और बाकी 25% वोट उसके विरुद्ध में है। लेकिन ये 20% वाला इसलिए जीत जाता है, इसीलिए शासन बनाने का सहयोग पाता है, क्योंकि बाकी उम्मीदवारों के पास, बाकी पार्टियों के पास 10%, 15%, 16% से ज़्यादा वोट नहीं है, ज़्यादा विधायक नहीं है, और इसके पास 20% भी है, और जो कि उन लोगों के बीच में एक मेजॉरिटी वोट हो जाता है उसका। तो ये समझ लिए कि अगर वो 100% तो एक वोट नहीं हुआ। अब 100% में जो 45% जिन्होंने वोट दिया, उसका भी 20% वोट उसको मिला है। तो अब 100% में समझ लीजिए 2% हो या 5% वोट होगा। ऐसा व्यक्ति विधायक होता है, अपने क्षेत्र का मुखिया होता है, तो 95 लोगों पर ये 5 लोगों का आधिपत्य चलता है। तो जिसके कारण लोकतंत्र में कहीं भी, भारतवर्ष में हम देखते हैं और अन्य देशों में भी हम कह सकते हैं कि कहीं पर भी लोकतंत्र वर्तमान स्वरूप में सफल नहीं है। इसीलिए ये तीनों ही बिंदुओं पर, एक प्रथम है नैतिकता, कि नैतिकवान व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अगर अनैतिक लोग वोट देंगे तो अनैतिक लोग को ही वो चुनेंगे, जैसा भारत में वर्ष में भी है। सभी पार्टियां गुंडों को, बदमाशों को, धनाढ़ लोगों को चुनती है ताकि उसको उम्मीदवार जीत जाए और वो सत्ता में आ जाए। तो इसीलिए नैतिकता एक सबसे बड़ी कैजुअलिटी है वर्तमान लोकतंत्र में। समस्त विश्व में यही स्थिति है। दूसरी जो शिक्षा की आदमी के अंदर निर्छीर विवेक हो, वो दूध से पानी को अलग कर सके, अच्छे को बुरे से अलग कर सके, इस तरह की चेतना का अभाव है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था मनुष्य को नौकरी के लायक बनाने के लिए होती है
कि वो अच्छे से अच्छे नौकरी प्राप्त कर सके और पैसे वालों की सेवा कर सके। तो इसलिए ये शिक्षा भी में भी आमूल परिवर्तन की ज़रूरत है। और सामाजिक राजनीतिक चेतना जो है यह तो बिल्कुल कम से कम है। पार्टी का उम्मीदवार है, वोट देना है, हमारा अपरिचित है, वोट देना है, लेकिन उसमें कम से कम 4 गुण ये ज़रूर होने चाहिए कि वह नैतिकवान हो और उसकी नैतिकता आचरण से परखी जाए। दूसरा, वो कर्तव्यनिष्ठ हो, जो काम उसने लिया है, जनता की सेवा का काम लिया है, उसको पूरा करे। और तीसरा कि वो सेवा परायण हो, उसके अंदर निस्वार्थ सेवा की भावना हो। और चौथा कि उसमें चारित्रिक दृढ़ता हो। जब तक ये 4 गुण नहीं है तब तक उसकी नैतिकता हमेशा कसौटी पर है और कभी भी वो लोगों के विरुद्ध, लोगों के हितों के विरुद्ध जा सकता है। इसलिए भारतवर्ष में और विश्व में कहीं भी मैं कह सकता हूँ कि अभी जीने का अधिकार, गरिमा सहित जीने का अधिकार मनुष्य को नहीं मिला है। तो ये राजनीतिक लोकतंत्र में जो वोट देने का अधिकार है कि 18 वर्ष की उम्र होने पर वोट दिया जाए किसी को, लेकिन 18 वर्ष की उम्र होने पर सबको क्रय शक्ति सहित रोजगार मिले, इसका कोई अधिकार नहीं है। सरकार तो हमारे हाथ से बन रही है, लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमें जीने की जो गारंटी है, वो कोई भी सरकार देने को तैयार नहीं है। इसीलिए यह राजनीतिक लोकतंत्र पूरी तरह से सफल है। वोट देने का अधिकार में भी जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी है उसका वोट और एक अनपढ़ लंगड़ा लूढ़ा काना कोड़ी के हर तरह के अक्षम व्यक्ति का वोट दोनों बराबर है। तो वहाँ पर कैसे लोकतंत्र सफल हो सकता? अंदर में हमेशा वो दबाव में लोकतंत्र रहेगा और अंततः पूरी तरह असफल और विफल हो जाएगा। इसलिए आज प्राउटिस्टिक लोकतंत्र की ज़रूरत है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे भी चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।